हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा। अभी अमेरिका ने यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है, युद्ध चल रहा है, उसमें एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एक जो न्यूक्लियर साइट्स थी, परमाणु स्थल थे ईरान के, उनको नष्ट किया है, उन पर अटैक किया है, स्ट्राइक की है। और उसका जो नाम दिया है वो है मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। दोस्तों, इसको समझते हैं कि किन किन परमाणु स्थलों पर हमला हुआ है, नष्ट हुए हैं, कौन से बॉम्ब यूज हुए हैं, कौन सी मिसाइल यूज करी हैं। तो इसको डिटेल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए, ईरान के 3 परमाणु स्थल, न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक हुई है। देखिए, ईरान के 3 परमाणु स्थल, न्यूक्लियर साइट, 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, उन पर स्ट्राइक हुई है, हमला हुआ है। और यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने तीनों परमाणु स्थलों को, न्यूक्लियर साइट्स को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब ये देखिए कि वो कौन कौन से परमाणु स्थल हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिन पर हमला हुआ है, स्ट्राइक हुई है। देखिए, पहला है फोर्डो। फोर्डो ईरान का न्यूक्लियर साइट्स है, परमाणु स्थल है। अब इसको देखिए कि यूरेनियम, फोर्डो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर साइट है, परमाणु स्थल है, यूरेनियम संवर्धन के लिए बहुत ही सुदृढ़ परमाणु स्थल है। फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सबसे सुदृढ़ परमाणु स्थल है। इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बीनीथ द माउंटेन, बीनीथ द माउंटेन, पहाड़ के नीचे है, पहाड़ के नीचे। ओके फ्रेंड्स, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए बहुत ही मोस्ट फोर्टिफाइड एटॉमिक साइट है फोर्डो, और ये बीनीथ द माउंटेन, पहाड़ के नीचे स्थित है। यूरेनियम संवर्धन। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द यूरेनियम संवर्धन। इसको कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ये क्या है, इसको फ्रेंड्स हम आगे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो ईरान का जो 3 परमाणु स्थल थे जिन पर अटैक हुआ, उसमें पहला फोर्डो, ये यूरेनियम संवर्धन के लिए बहुत ही सुदृढ़, हैवली फोर्टिफाइड एटॉमिक, न्यूक्लियर साइट्स थी, बीनीथ द माउंटेन। दूसरी नतांज, दूसरा जो परमाणु स्थल है जिस पर स्ट्राइक हुई है, हमला हुआ है, वो है नतांज। नतांज, ओके फ्रेंड्स, नतांज। देखिए फ्रेंड्स, यह भी बिगेस्ट, ईरान का बिगेस्ट, सबसे बड़ा, ईरान का बिगेस्ट यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। नतांज, बिगेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ईरान में। तीसरा जो परमाणु स्थल है उसको देखते हैं जिस पर हमला हुआ है। 2 हमने देखा, फोर्डो एंड नतांज।
तीसरा है इस्फहान। देखिए फ्रेंड्स, यह है परमाणु अनुसंधान स्थल है, अनुसंधान स्थल है। यह है न्यूक्लियर रिसर्च साइट है, ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च साइट है इस्फहान। इस पर जब से इस ईरान और इजराइल के बीच में दोस्तों संघर्ष स्टार्ट हुआ है, इजराइल इस पर 2 बार अटैक कर चुका है, 2 बार स्ट्राइक कर चुका है, टारगेट कर चुका है इसको, इस्फहान को। ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ओके फ्रेंड्स, परमाणु अनुसंधान स्थल है ईरान का इस्फहान। ये 3 जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर ऑपरेशन मिडनाइट कंडक्ट किया है अमेरिका ने। अमेरिका एयरफोर्स और नेवी दोनों ने मिलकर, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने तीनों परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये तो स्थल थे, परमाणु स्थल थे, न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, जिन पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कंडक्ट हुआ है। अब इसमें देखिए कौन से बॉम्ब और एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं, मिसाइल यूज हुई है, उसको देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए फ्रेंड्स, 14 GBU 57 MOP, इसको समझिए। 14 इसको कहते हैं बंकर बस्तर बॉम्ब, बंकर बस्तर बॉम्ब। ओके फ्रेंड्स, GBU 57, 14 GBU 57 का यूज किया गया है। जो बंकर बस्तर बॉम्ब है GBU 57, 14 बंकर बस्तर बॉम्ब GBU 57 का यूज हुआ है इस स्ट्राइक में, इस ऑपरेशन में। और फ्रेंड्स इसको देखिए MOP, व्हाट इज द MOP? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। फ्रेंड्स ये बॉम्ब यूज हुआ है, बंकर बस्तर बॉम्ब कहते हैं इसको, GBU 57। 14 बॉम्ब्स यूज हुए। MOP, इसको MOP भी कहते हैं, यह है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बंकर बस्तर बॉम्ब है, देखिए बंकर बस्तर बॉम्ब है GBU 57, इसको MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। 14 ये 14 बंकर बस्तर बॉम्ब का यूज हुआ है, 2 साइट्सों पे हुआ है फ्रेंड्स, इनका यूज 2 साइट्स पे हुआ है, 2 स्थलों पे हुआ है। ओके, बंकर बस्तर बॉम्ब 14 का मतलब आप समझ रही हो कि 14 नंबर मतलब 14 बॉम्ब का यूज हुआ है। इसको MOP के नाम से भी जाना जाता है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। ये है GBU 57, बंकर बस्तर बॉम्ब कहते हैं इसको। अब फ्रेंड्स इसकी खासियत देखते हैं। हाँ, पहले एक डिस्कशन करते हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे किया गया, वहां पे डाला कैसे गया। तो देखिए B2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर,
देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी बॉम्ब देखा था GBU-57, इसको MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। 14 GBU बॉम्ब्स का यूज हुआ है GBU-57 का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको डिप्लॉय किससे किया जाता है, किससे डाला जाता है, तो ये यूज जो हुआ है यह B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर, ये एक एयरक्राफ्ट है फ्रेंड्स। क्या है जो यूज हुआ है, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर, इसके द्वारा GBU-57 जो बंकर बस्तर बॉम्ब था, जिसको MOP के नाम से भी जाना जाता है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेशन, इसको डिप्लॉय करते हैं। इस बॉम्ब को इसके द्वारा डिप्लॉय किया है, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर। अब फ्रेंड्स, इसको देखिए कि इनकी खासियत क्या है। जब भी किसी बीनीथ द माउंटेन, पहाड़ के नीचे, टनल या गहराई में, धरती के गहराई में कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल के नीचे हो, बंकर हो, टनल्स हो, पहाड़ के नीचे किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना हो, तो इसका यूज किया जाता है, इन बॉम्ब का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बंकर बस्तर बॉम्ब का B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको डिप्लॉय किया जाता है। ये जो बॉम्ब है बंकर बस्तर बॉम्ब, इसको MOP के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज कहां होता है, देखिए इसमें 30,000 पाउंड्स वेट के बॉम्ब यूज हुए हैं, बंकर बस्तर बॉम्ब 30,000 पाउंड के। ओके, 30,000 पाउंड। ओके फ्रेंड्स, अब आपने ये देखा कि इस एयरक्राफ्ट ने, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने बंकर बस्तर बॉम्ब GBU-57 इसको डिप्लॉय किया, इसके द्वारा इसको। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, ये जो बंकर बस्तर बॉम्ब है इसकी खासियत क्या है, ऐसी क्या खासियत है इसकी। अब देखिए आप, बंकर बस्तर बॉम्ब जिसको MOP कहते हैं, इसकी खासियत देखिए, इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर होती है, और इसकी ये जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 80 सेंटीमीटर है। इसका वजन 13 टन है। ओके फ्रेंड्स, 13 टन, और 2 टन एक्सप्लोजिव को कैरी करता है ये MOP। इसकी लेंथ 6 मीटर होती है, लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन, वेट 13 टन होता है, और 2 टन एक्सप्लोजिव। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो B2 हमने देखा स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट है, उसके द्वारा इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये क्या करता है कि कोई भी सॉलिड, जैसे आपका बंकर है, टनल है, बीनीथ द माउंटेन है, तो ये 60 मीटर अंदर उस हार्ड सरफेस को, चाहे वो रॉक है, टनल है, उसको पार करता हुआ 60 मीटर के अंदर जाके, और फिर यहां पे ये ब्लास्ट होता है।
यहां पे 60 मीटर, ये इसकी खासियत है। ओके फ्रेंड्स, तो बंकर बस्तर बॉम्ब GBU 57 का इसमें यूज हुआ है। यह तब यूज में आता है जब बीनीथ द माउंटेन हो, बंकर हो, टनल्स हो, उसके नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को नष्ट करना हो, तब इसका यूज करते हैं। कौन सा इसमें एयरक्राफ्ट इसको डिप्लॉय करता है वो हमने देखा, B2। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें अमेरिकन सबमरीन भी यूज हुई है, और जो इसमें मिसाइल्स यूज हुई है, क्रूज मिसाइल्स टॉम हॉक। देखिए टॉम हॉक, ये टॉम हॉक मिसाइल कम से कम 2 दर्जन मिसाइल यूज हुई हैं इस मिशन में, मिडनाइट हैमर में, ऑपरेशन में। टॉम हॉक मिसाइल्स का यूज हुआ है, क्रूज मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल। और ये सबमरीन जो नेवी है ना, नेवी, इसमें दोनों ने कंडक्ट किया है, ये अमेरिकन एयर फोर्स और अमेरिकन नेवी ने। तो अमेरिकन नेवी ने ये सबमरीन से इसको छोड़ा गया है, टॉम हॉक। ये क्रूज मिसाइल है, कम से कम 2 दर्जन क्रूज मिसाइल नेवी, अमेरिकन नेवी के द्वारा ये सबमरीन से टॉम हॉक मिसाइल के द्वारा टारगेट किया गया है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये डिस्कशन किया है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो कौन से परमाणु स्थल थे, न्यूक्लियर साइट्स थी जिन पर टारगेट हुआ, स्ट्राइक हुई है, वो हमने डिस्कस किए। इसमें जिस बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है वो देखा, GBU 57, जिसको MOP के नाम से भी जानते हैं। 14 बॉम्ब गिराए गए। कौन सा एयरक्राफ्ट इसको लेके जाता है, इसमें जो यूज हुआ है वो देखा आपने, B2 स्प्रेट स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको डिप्लॉय किया गया है। ये तब यूज होता है जब किसी हार्ड सरफेस के नीचे टनल हो, बंकर्स हो, या बीनीथ द, नीचे पहाड़ के नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है नष्ट करने के लिए। 60 मीटर तक ये किसी भी हार्ड रॉक को, टनल्स को नीचे तक बिना एक्सप्लोजिव, विस्फोट हुए अंदर जाके विस्फोट होता है, ये इसकी खासियत है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये इसमें अमेरिका ने ये घोषणा की कि हमने 3 परमाणु स्थलों को, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को, जो हमने डिस्कशन किए, फोर्डो, नतांज और इस्फान, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बाद जो ईरान की एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी, ईरान की एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक पावर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ईरान की, उसने भी ये कहा है कि हाँ, इन तीनों साइटों पर हमला हुआ है, स्ट्राइक हुई है ईरान के। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद अब क्या होता है कि ये देखा गया कि रेडियो एक्टिव संदूषण, कॉन्टामिनेशन वहां पे पाया गया या नहीं इमीडिएटली आफ्टर। तो देखिए ये ईरान की जो एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी माना है। अब देखिए एक UN न्यूक्लियर वॉचडॉग कौन है, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग कौन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर वॉचडॉग है, यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1957 इसकी स्थापना हुई। इसका पर्पज क्या है? इसका जो पर्पज है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका यूज हो किसमें? एनर्जी बनाने में। लेकिन इसके प्रोलिफिकेशन को, जैसे परमाणु संयंत्र, परमाणु बॉम्ब या वेपन्स के लिए अगर इसका यूज हो तो उसको ये रोकती है। बाकी पीसफुल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए पीसफुली इसने और ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि अटैक के तुरंत बाद इमीडिएटली जो ये न्यूक्लियर साइट्स थी, परमाणु स्थल थे, इनसे कोई भी रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन के नहीं मिला है। रेडियोधर्मी संदूषण, रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन, जैसे वहां पे अटैक, उसके तुरंत बाद, अटैक के तुरंत बाद परमाणु स्थलों पर क्या रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन वहां पे प्रेजेंस हुआ, मिला? रेडियोधर्मी संदूषण ये क्या है? रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन क्या है? रेडियोधर्मी संदूषण क्या है? कि रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी कोई भी पदार्थ है वहां पर सरफेस पे, जमीन पे, किसी चीज में या वहां की किसी ऑर्गेनिज्म क्रिएचर में पाया गया है क्या? तो वो नहीं पाया गया। रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन, रेडियोधर्मी संदूषण ये होता है। तो ये दोनों ने ये की बोला है, जो यूएन न्यूक्लियर आपके वॉचडॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ईरान ने भी कहा है कि कोई भी रेडियोधर्मी संदूषण नहीं मिला है, रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन नहीं है। इसका यही मतलब है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है किसी भी, या तो वहां पे प्रेजेंस कहीं मिला है किसी जगह पे, किसी मटेरियल में, या वहां की किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो यहां वो देखने को नहीं मिला है। रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन, रेडियोधर्मी संदूषण देखने को नहीं मिला है। ओके फ्रेंड्स, यहां तक हमने देखा। अब हम ये समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर साइट्स थी, परमाणु स्थल थे, इसमें हम बार बार एक ही चीज देख रहे कि भाई यूरेनियम संवर्धन ये क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज, हम कह रहे हैं कि भाई हमने जो नातांज देखा कि नातांज ईरान का बिगेस्ट आपके यूरेनियम एनरिचमेंट संयंत्र है, प्लांट है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट को आप समझिए कि देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम संवर्धन का, कि आप यूरेनियम 235 देखिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसकी सांद्रता को, इसकी मात्रा को आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब कैसे, वो देखिए आप कि जो नेचुरली यूरेनियम हमको मिलता है, नेचुरली जो यूरेनियम होता है उसमें क्या होता है, 0.7% यूरेनियम 235 होता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी इसके अलावा जो भी होता है वो यूरेनियम 238 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ही बार में क्लैरिफाई हो जाएगा कि यूरेनियम एनरिचमेंट है क्या। जो नेचुरली यूरेनियम मिलता है उसमें 0.7% यूरेनियम 235 आइसोटॉप्स होता है और उसमें बाकी का यूरेनियम 238 होता है। तो अब हम उस नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की जो मात्रा 0.7% है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता मात्रा को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन। अब हम ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्यों करना हमको ऐसा? जो नेचुरली प्राप्त है उसमें हम सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, यूरेनियम 235 को 35 की और यूरेनियम 238 की को कम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमाणु रिएक्टर और विपंस, परमाणु विपंस में यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम हमको मिलता है ना, जिसमें सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है, बाकी का यूरेनियम 238 होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर और जो एटॉमिक जो बम आपके विपंस होते हैं उनमें सस्टेनेबल, सतत नाभिकीय विखंडन नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं कर पाता है। ये परमाणु रिएक्टरों में और वेपन्स में, एटॉमिक वेपन्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में सतत फ्यूजन नहीं हो पाता है, नाभिकीय विखंडन नहीं हो पाता है। उसको करने के लिए इसमें यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, उसको हम यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समझते थोड़ा सा कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो हमने समझा कि भाई जो नेचुरल यूरेनियम है वो क्या करेगा कि जो सतत नाभिकीय विखंडन होता है, एटॉमिक जो फिजन होता है वो नहीं कर पाएगा आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और आपके न्यूक्लियर वेपन्स में। तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन, यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन को, मात्रा को बढ़ाते हैं। अब देखिए कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल यूरेनियम इसमें 0.7% होता है यूरेनियम 235। ओके फ्रेंड्स, अब हमने किया, देखिए लो यूरेनियम एनरिचमेंट, लो यूरेनियम संवर्धन, लो, ठीक है फ्रेंड्स, कम बोल लो लो को। इसमें 3 to 5% देखिए यूरेनियम 235 होता है, लो यूरेनियम एनरिचमेंट। फ्रेंड्स, इसका जो यूज होता है, देखिए यूज फॉर
फ्यूल्स इन कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो लो एनरिचमेंट होता है यूरेनियम, उसमें U235 3 से 5% होता है। ये आपके कॉमर्शियल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं आपके वाणिज्यिक, उनमें फ्यूल्स के रूप में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये था लो। अब एक है आपके हाई यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी कि यूरेनियम संवर्धन हाई, अधिक। इसमें यूरेनियम 235 20%, देखिए 20% हाई में, हाई यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम संवर्धन, अधिक यूरेनियम संवर्धन में यूरेनियम 235 20%। फ्रेंड्स, इसका यूज क्या होता है? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इन न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। जो न्यूक्लियर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर्स हैं, रिसर्च रिएक्टर हैं, उनमें इसका फ्यूल के रूप में यूज होता है, हाई एनरिचमेंट यूरेनियम। अब फ्रेंड्स, जो आपके वेपन्स वगैरह हैं, देखिए वेपन्स वगैरह हैं, जैसे एटम बॉम्ब है और भी है वेपन्स, उनमें ये जो यूरेनियम होता है U235, वो 90% के बराबर या उससे ज्यादा होता है आपके वेपन्स में, हथियारों में। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, उनमें परमाणु हथियार वगैरह में यूरेनियम 235 का 90%। अब फ्रेंड्स, आपने यूरेनियम एनरिचमेंट को समझा कि जो नेचुरल यूरेनियम हमको मिलता है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है। उसको बढ़ाने के लिए और यूरेनियम 238 की मात्रा को कम करने को ही हम यूरेनियम संवर्धन बोलते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने ये भी बताया कि लो यूरेनियम एनरिचमेंट कहाँ यूज होता है इसका, हाई, और उसके बाद वेपन्स में, परमाणु आपके वेपन्स में, एटॉमिक वेपन्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में, उसका बताया। ओके फ्रेंड्स, अब इसका रीजन भी हमने बताया कि जो नेचुरल यूरेनियम जो है, वो नेचुरल यूरेनियम जो सतत सस्टेनेबल जो नाभ के विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, वो नहीं हो पाता, और वही इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर और वेपन्स में। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स में हमने आपको ये बताया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो ईरान पर हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।